नमस्कार बच्चों, तरुण शर्मा यार बेटे क्लास 12 बायोलॉजी का एक और टॉपिक लेकर के आया, दैट इज एमटीपी। उसी के साथ बेटे एक टॉपिक और लिखा हुआ है एमनियोसेंटेसिस। एनसीईआरटी की किताब में बेटे 2-3 लाइन उसके बारे में भी दी हुई है, तो उसे भी डिस्कस करेंगे। एमटीपी मींस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टर्मिनेशन मींस एंड कर देना, समाप्त कर देना, मतलब प्रेगनेंसीज को समाप्त कर देना। कैसे? जानबूझ करके। क्यों जानबूझ करके क्यों कर देना? अगर प्रेगनेंसीज में प्रॉब्लम आती है तो हम उसको एमटीपी प्रेफर कर देते हैं, परफॉर्म कर लेते हैं बिफोर इट कंप्लीट्स इट्स फुल टर्म। इससे पहले कि वो अपनी प्रेगनेंसी पूरी हो, उससे पहले ही उसे टर्मिनेट करके खत्म कर दो। वर्ल्ड वाइड एक डाटा दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, वर्ल्ड वाइड 40 से 50 मिलियन एमटीपी करी जाती है पर ईयर। अब इतना बड़ा अमाउंट, मतलब 1/5 का रेशो है। 1/5 मतलब हर 5 प्रेगनेंसी में से एक हम एमटीपी परफॉर्म करते हैं। हर 5 प्रेगनेंसी में से एक एमटीपी को हम प्रेगनेंसी को हम एमटीपी कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। अब सवाल आता है सर क्यों कर रहे हैं हम? देखो, इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस रिप्रोडक्शन, और उसमें फिर प्रेगनेंसीज जो चलती हैं, प्रेगनेंसीज और रिप्रोडक्शन इज अ थिंग व्हिच कैन इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। जो लाइफ पर की कंटिन्यूटी अर्थ पर बनाए हुए हैं, और उसे ही हम खत्म कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी जटिल समस्या है, बड़ी एक भारी समस्या खड़ी हो गई कि सर जो चीज अर्थ पर लाइफ बना रही है, ह्यूमंस को का जो जो प्रेजेंस है वो अर्थ पर बनाए रख रही है, उसे ही हम समाप्त कर दे रहे हैं। तो बेटे उसके पीछे स्पेसिफिक रीजंस हैं। ठीक है, अब मैंने इन रीजंस को 2 केसेस में डिवाइड किया हुआ है। एक रीजन ये लिखे हुए हैं इधर, और एक रीजन ये लिखे हुए हैं इधर। 2 रीजन मींस, पहला रीजन वो है कि जिसमें अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं, मतलब अनप्रोटेक्टेड कॉइटस हुआ, अनवांटेड प्रेगनेंसीज हुई, जो प्रेगनेंसीज हमें नहीं चाहिए वो प्रेगनेंसीज हम एमटीपी उनको करें, तो उसमें रीजन आ जाता है एक। तो उसमें कौन कौन सी बात आती है? पहली चीज के फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट। अगर बच्चे के अंदर फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट है, फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट मतलब हाथ पैर शरीर की बनावट, आंख कान नाक हाथ पैर, इनकी जो बनावट है, जो फिजियोलॉजी है हमारी, जो जो बॉडी है, अगर उसमें कोई डिफेक्ट है, मान लीजिए हाथ नहीं है या फिंगर नहीं है, क्लियर हो रही है बात? अगर हाथ ही नहीं है, ऐसे बच्चे को जन्म कौन देगा, क्यों देगा? तो हम एमटीपी परफॉर्म करेंगे ऐसे केसेस में। दूसरा आता है फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब कॉन्ट्रासेप्शन यूज किए जा रहे थे, वेरियस काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन भी है हमारे पास, अलग अलग तरीके की कैटेगरी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था 5-6 तरीके की कॉन्ट्रासेप्शन है। वो कॉन्ट्रासेप्शन यूज भी हुए टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, हम प्रेगनेंसी को रोकने के लिए हमने वो करे भी, बट इफ दे फेल, वो फेल हो गए। फेल होने के बाद इसका मतलब क्या? प्रेगनेंसी हो गई, कंट्रासेप्शन फेल हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, हमें प्रेगनेंसी चाहिए नहीं, तो हम एमटीपी परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्या आता है? रिस्क फैक्टर। और रिस्क फैक्टर दोनों के केसेस में, मदर के केस में भी और बच्चे के केस में भी हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी जब हो रही है उस टाइम पर डॉक्टर आपको कहें कि अभी मदर अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करती है तो मदर की हेल्थ को रिस्क है, या फिर बच्चा जो हमारा, जो बच्चे का जो हमारा जन्म होगा, जिस बच्चे को अगर हम उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यूटी करते हैं तो बच्चे की हेल्थ को भी रिस्क है। अगर ये रिस्क फैक्टर आ रहे हैं तो भी हम एमटीपी परफॉर्म करते हैं अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर। एक बात ध्यान रख लेना, एमटीपी तभी परफॉर्म हो सकती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आप तभी कर सकते हैं जब आपको डॉक्टर कंसल्टेशन हो, मतलब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, तभी आप ये काम कर पाएंगे, नहीं तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। ये इलीगल है अगर हम बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के करते हैं तो। क्लियर हो रही है बात? आ जाओ, तो दीज आर द 4 रीजंस: फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, रिस्क फैक्टर फॉर मदर एंड बेबी बोथ, दोनों के लिए रिस्क फैक्टर। ये तो वो चीजें हो गई जो कि अनवांटेड हम प्रेगनेंसीज कैरी हो गई और उनको हमें एमटीपी कराना है। बट एक और दूसरी प्रॉब्लम्स जो हैं, जैसे क्या, वो इधर लिखी हुई हैं। जैसे कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर किसी फैमिली में जेनेटिक डिसऑर्डर जो रन करता है, जो जीन्स के बेस पर डिसऑर्डर हो रहा है, जीन्स में गड़बड़ी हो रही है, उस केस में अगर हम देखें कि बच्चे में जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उस केस में हम बच्चे को बॉन्ड नहीं कराना चाहता, कोई भी पेरेंट बॉन्ड नहीं कराना चाहेगा। क्लियर होगी बात? दूसरा, फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी फैमिली हिस्ट्री में सपोज कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे कि थैलेसेमिया या फिर फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स अगर किसी फैमिली की पेडिग्री एनालिसिस में रेगुलरली देखे जा रहे हैं, मान लो हमने एक फैमिली उठा ली और उस फैमिली में पीछे गए तो ग्रेट ग्रैंडफादर को प्रॉब्लम थी, फिर आगे आए तो फिर
उससे एक जनरेशन बाद फिर फादर की जनरेशन आई, उसमें प्रॉब्लम आई। तो मतलब रेगुलरली पूरे परिवार में ये जेनेटिक डिसऑर्डर देखा जा रहा है, तो चांसेस है कि वो जेनेटिक डिसऑर्डर पास ऑन होकर के नेक्स्ट जनरेशन में भी जाए। तो उस टाइम को चेक करने के लिए, उस चीज को चेक करने के लिए कि कहीं कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है फैमिली हिस्ट्री में, तो उस केस में हम अगर पाया जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर तो एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं, हम करते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इन्फेक्शंस, जैसे कि इन्फेक्शन में भी एक मेन चीज आती है, इन्फेक्शन तो आप समझते होंगे, इन्फेक्शन में हम बात कर रहे हैं लंग इन्फेक्शन की। बच्चा जैसे ही बॉर्न होगा तो बॉर्न होते ही लंग्स उसके प्रॉपर काम करने चाहिए, जिससे कि वो ऑक्सीजन का इंटेक करे और ब्रेन स्टार्ट हो काम करना। क्लियर हो गई बात? अगर लंग इन्फेक्टेड है या लंग का डेवलपमेंट हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उस केस में भी एमटीपी परफॉर्म करी जाती है। आगे आ जाओ, क्रोमोसोमल डिफेक्ट। हमारे पास क्रोमोसोम्स कितने हैं? वी हैव 23 पेयर, हमारे पास 23 पेयर है, तो 23 पेयर का मतलब 46 क्रोमोसोम हो गए। अगर क्रोमोसोम में डिफेक्ट है, क्या 46 से ज्यादा हो जाए या 46 से कम हो जाए, ऐसे केसेस में भी एमटीपी परफॉर्म करी जाती है। आगे आ जाओ, मेंटल डिफेक्ट। मेंटल डिफेक्ट मतलब आपका जो ब्रेन है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, जो फीटस है उसके ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, तो हम एमटीपी परफॉर्म करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जिसमें हम एमटीपी परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक ये रीजन हो गए, एक ये रीजन हो गए। अब आ जाओ, ये दोनों रीजंस मैंने अलग अलग क्यों लिखे हुए हैं? अलग अलग इसलिए लिखे हुए हैं बेटे कि ये जो केस है, ये वाले जो रीजंस हैं, दीज आर द रीजंस, दोज आर चेक, ये हम चेक कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सिंपल प्रोसेसेस। जैसे कि एक प्रोसेस होता है अल्ट्रासाउंड, हम अल्ट्रासाउंड के बेस पर ये सिंपल प्रोसेस है चेक कर लेंगे। दूसरा, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जैसा कि तो फिजियोलॉजिकल हमने चेक कर लिया बाय द बेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, कोई स्पेसिफिक टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, अल्ट्रासाउंड से फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट आ जाएंगे। फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हो गए तो वो हम इजीली चेक कर सकते हैं, उसका हमें पता चल जाएगा कि उसकी वजह से प्रेगनेंसी हुई है। रिस्क फैक्टर अगर रहेगा मदर और बच्चे को तो भी डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब कर देगा कि हो सकता है कि प्रॉब्लम हो आगे जाके। तो ये ऐसे फैक्टर है कि जिनमें हमें जनरल वे में हम इनको चेकआउट कर सकते हैं और एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं। अब आ जाओ इधर वाले फैक्टर पर, क्या इनमें भी हम जनरल कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए अगर हमें क्रोमोसोमल डिटेक्ट करने हैं डिसऑर्डर्स, अगर हमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स चेक करने हैं या फिर हमें इंफेक्शंस चेक करने हैं, तो हमें एक एमटीपी करने के लिए स्पेशल टेस्ट कराना पड़ेगा। उस टेस्ट का नाम है एमनियोसेंटेसिस। क्लियर हो गई बात? तो एमनियोसेंटेसिस इज अ टेस्ट व्हिच परफॉर्म टू डिटेक्ट genetic disorder, chromosomal disorder, mental retardedness, infections and all these things. क्लियर होगी बात? तो इनको करने के लिए हमें ये टेस्ट कराना पड़ेगा। इन प्रॉब्लम्स के लिए हमें टेस्ट परफॉर्म कराने की एमनियोसेंटेसिस जरूरत नहीं है। क्लियर होगी बात? तो एमनियोसेंटेसिस क्या है? एमनियोसेंटेसिस एक टेस्ट है। ये टेस्ट क्यों परफॉर्म कराया जा रहा है? टू चेक द डिसऑर्डर और एबनॉर्मेलिटीज इन द फीटस। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई बात? आगे आ जाओ। अब क्या सर ये टेस्ट होता कैसे है, कब होता है? आगे आ जाओ, एक डिफरेंस और बता देता हूं इन दोनों रीजन के बेस पर। एमटीपी, अगर हम कह रहे हैं कि एमटीपी हमें करानी है और एमटीपी कराने के लिए हम ये एमनियोसेंटेसिस का टेस्ट करा रहे हैं, तो ये टेस्ट कब होगा? ध्यान रखना, ये टेस्ट परफॉर्म करा जा रहा है 15 से 20 हफ्ते के बाद। मतलब जब प्रेगनेंसी 15 हफ्ते मतलब कितने दिन हो गए? 15 हफ्तों को जोड़ो, एक महीने में 4 हफ्ते, तो 15 हफ्ते निकालें तो लगभग कितने हफ्ते पर पहुंच जाएंगे? 4 या 12, लगभग 3.5 पौने 4 महीने के आसपास प्रेगनेंसी आ जाएगी। उस टाइम पर अच्छा खासा एमनियोटिक फ्लूइड बन जाता है जिससे ये टेस्ट करा जाए। उससे पहले अगर हम इसको कराएंगे तो मिसकैरेजेस का खतरा रहता है। तो 15 से 20 हफ्ते, जब प्रेगनेंसी के 15 हफ्ते हो जाएं, लगभग 3-3.5 महीने हो जाएं, तब इस टेस्ट को परफॉर्म कराया जाता है। क्लियर होगी बात? और फिर तब उसके बाद अगर प्रॉब्लम आती है तो एमटीपी बताई जाएगी कि हाँ आप एमटीपी परफॉर्म करा ले, बच्चे में प्रॉब्लम है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इनके केस में ये वाले जो हैं, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, रिस्क फैक्टर्स, मदर फॉर एंड बेबी, ये इनके केस में हमें 15 हफ्ते जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो रही है बात? जैसे कि फॉर एन एग्जांपल फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है तो हम 15 हफ्ते तक थोड़ी वेट करेंगे, हमें तो पता है कि ये फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट हो गई है, ये प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, तो उसको तुरंत उसको क्या करा दिया जाएगा? बाय द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर हम उसको एमटीपी परफॉर्म करा देंगे।
तो ये दोनों में इस चीज का भी अंतर है। क्लियर हो रही है बात? एक ये जनरल रीजंस और एक ये स्पेसिफिक रीजंस। क्लियर है बात? आगे आ जाओ, एमनियोसेंटेसिस की बात कर लेते हैं। एमनियोसेंटेसिस मैंने बताया कितने दिन में, 15 से 20 हफ्ते के बीच में, जैसे 15 हफ्ते हो आप एमनियोसेंटेसिस परफॉर्म करा सकते हैं। कब तक करा सकते हैं आप इसको ध्यान रखना, कब तक करा सकते हैं। अगर हम इससे पहले कराएंगे तो मिसकैरेजेस का खतरा, जो मैं बता रहा था कि एमनियोटिक फ्लूइड कम रह जाता है, उस टाइम पर मिसकैरेज होने की प्रॉब्लम बन सकती है। अगर आप इसको बाद में परफॉर्म कराएंगे तो दो फैक्टर है, पहला लीगल इशू, फिर एमटीपी नहीं हो पाएगी बाद में कराओगे। मान लो आपने 20-24 हफ्ते के बाद कराया तो फिर लीगली आप एमटीपी नहीं कर सकते। क्लियर? तो इसलिए हमें इसको इसी टाइम ड्यूरेशन के बीच में कराना पड़ेगा। दूसरा, अबॉर्शन रिस्क। अगर आप लेट कराते हैं एमनियोसेंटेसिस तो फिर अबॉर्शन, जो मदर का अबॉर्शन होगा, जो हम अबॉर्ट करेंगे, अगर एमटीपी करना पड़ गया तो फिर उस टाइम पर मदर की हेल्थ को बहुत जबरदस्त रिस्क होगा, फिर हम अबॉर्ट भी नहीं करा सकते और लीगल भी नहीं है। 24 हफ्ते के बाद लीगल नहीं है अबॉर्शन, चाहे एमटीपी हो, चाहे डॉक्टर कहे, चाहे कोई भी कहे। क्लियर हो रही है बात? तो ये भी ध्यान रखना हमें। तो एमनियोसेंटेसिस परफॉर्म बिटवीन द 15 एंड 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, इनके बीच में करा सकते हैं आप। 15 से हफ्ते से शुरू करके 20वें हफ्ते तक करा सकते हैं, 21वें तक भी करा सकते हैं, 22वें तक भी करा सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? क्यों? क्योंकि इसमें टाइम 21 के बाद नहीं करा सकते। 21-22 के बाद आप कहने लगे सर 24 हफ्ते तक है तो हम 24वें हफ्ते में करा दे। बेटे इस टेस्ट की रिपोर्ट आने में 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं एमनियोसेंटेसिस की। क्लियर हो रही है बात? तो अगर आपको इसको परफॉर्म कराना, मान लो आपने 21वें हफ्ते में परफॉर्म करवाया तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते में रिपोर्ट आएगी, तो 24वें हफ्ते में रिपोर्ट आएगी और 24 हफ्ते लास्ट है लीगल होने के। अब आप कहने लगे सर हम 23वें हफ्ते में कराएं तो क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद नहीं होगा क्योंकि फिर लीगल नहीं होगा एबॉर्शन। बात समझ में आ गई? तो ये बात ध्यान रखना। आगे आ जाओ। अब एक सवाल ये खड़ा होता है सर इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं, कैसे परफॉर्म करेंगे? तो एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट है। देखो मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाई हुई है बेटे। इस रिप्रेजेंटेशन में ये मैंने एक लेयर बनाई है, दैट लेयर इज नोन एज एमनियन। जो लास्ट मैंने उसमें बताया था आपको सेकंड चैप्टर में, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स, उसमें एक लेयर एमनियन भी थी जिसे हम कहते हैं पानी की थैली। क्लियर हो रही है बात? तो ये इस थैली में फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक। इस फ्लूइड को हमने नाम दे दिया एमनियोटिक फ्लूइड। इस फ्लूइड में फीटस की सेल्स होती हैं। किसकी सेल्स होती है? फीटस की सेल्स। कहां की? स्किन की सेल्स होती हैं। तो हमें सेल्स ही चाहिए। सेल्स में क्या है? जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल से हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकल जाएगी, A to Z सारी इंफॉर्मेशन निकाल लोगे जेनेटिक मटेरियल से। तो क्या करो, डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसमें एक सिरिंज लगाते हैं और सिरिंज लगा करके इस एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लेंगे। ध्यान रखना 15 ml से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फ्लूइड निकाल लिया, निकाल करके क्या कराओ, मैं इसको यहां कर देता हूं बेटे, कंटिन्यू आगे। निकाल करके हम इसे कराते हैं कल्चर। कल्चर कराना मतलब सेल्स को ग्रो कराना है। क्लियर हो रही है बात? सेल्स ग्रो करा ली, नंबर ऑफ सेल्स हमने इंक्रीज कर लिए। अब नंबर ऑफ सेल्स करा लिए, ग्रो करा लिए, इंक्रीज करा लिए। अब क्या सेल के नंबर बढ़ाते ही जाओ, उन्हें हमें भंडार नहीं लगाना, हमें जितने की जरूरत है 2 4 5 सेल्स की, क्योंकि हमें डिटेक्ट करने हैं डिसऑर्डर्स और वो एक ही सिंगल सेल से हो जाएंगे। पर फिर भी हम इसको ग्रो करा लेते हैं जिससे कि अगर हम डिटेक्शन में प्रॉब्लम हो तो दूसरी सेल का यूज कर ले, ऐसे इसलिए हम ग्रो करा लेते हैं। अब ग्रो करा लिया, अब सेल क्या कर रही है, सपोज कर रहे हैं हम, ये सेल चल रही है हमारी और ये डिवीजन करती जा रही है, तो इस प्रोसेस को फिर स्टॉप कर दिया जाता है। किस फेज में? सेल डिवीजन की मेटा फेज में इसको हम बंद कर देंगे। क्लियर होगी बात? मेटा फेज में क्रोमोसोम्स हमें दिखाई देने लगते हैं। क्रोमोसोम्स जो हमारे 46 हैं वो अच्छी खासी हमें दिखाई देते हैं सेल डिवीजन की मेटा फेज स्टेज में। तो वहां जाकर के हमें स्टॉप करा दिया। किससे स्टॉप करा दिया? एक केमिकल यूज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्चिसाइन। दैट इज कॉल्चिसाइन, ये केमिकल यूज करा और स्टॉप करा दिया। अब हमारे पास सेल आ गई मेटा फेज में जो स्टॉप करी हुई है। क्लियर होगी बात? उस सेल में जेनेटिक मटेरियल है, उस जेनेटिक मटेरियल से सारी की सारी डिटेल निकाल लेते हैं। एक सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूं उस डिटेल निकालने का। इसे हटा देते हैं बेटा यहां से और हम एक डिटेल निकालने का सिंपल तरीका बता देता हूं, दैट इज कैरियोटाइपिंग। हम कैरियोटाइप बना लेते हैं। क्या है? ये एक मॉनिटर है, उस पर हमारे क्रोमोसोम्स की रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। क्या बोलते हैं हम इसको? कैरियोटाइप। जैसे कि क्रोमोसोम पहला पेयर, तो कितने क्रोमोसोम है? 2। दूसरा पेयर कितने क्रोमोसोम? 2। तीसरा पेयर कितने क्रोमोसोम? 2। चलते गए 21 पर पहुंचे, कितने क्रोमोसोम? 3।
होने कितने चाहिए थे? 2, हो गए कितने? 3, हो गए डिफेक्ट। इसी को कहते हैं क्रोमोसोमल डिफेक्ट। इस वाला जो 21 पेयर पर 3 क्रोमोसोम के अगर सेट पाए जाए, 3 सेट हो जाए हमारे पास, तो इसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम। मतलब बच्चा एबनॉर्मल पैदा होगा। तो कौन चाहेगा कि एबनॉर्मल बच्चे को पैदा करें और उसको थ्रू आउट द लाइफ रखें? क्लियर हो रही है बात? अगर ऐसी कंडीशंस हमें आती हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या परफॉर्म कराएंगे? एमटीपी। ठीक हो गई बात? समझ में आ गई? तो एमटीपी इज टर्मिनेशन, और टर्मिनेशन कुछ जनरल रीजंस जो मैंने आपको बताए थे, फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट हो या फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हो या रिस्क फैक्टर्स हो, तो उस केसेस में तो डॉक्टर हमें बिना टेस्ट के ही हम एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं। बट अगर हमें ये डाउट है इन सब में कि हो सकता है कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या फिर मेंटल डिफेक्ट या इलनेस ना हो या इन्फेक्शन ना हो, उस केस में हम एमनियोसेंटेसिस को परफॉर्म करते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस एमनियोटिक फ्लूइड। ये एमनियोटिक फ्लूइड से हमने टेस्ट करा लिया और कैरियोटाइप बना करके डिटेल उसकी सारी चेक कर ली जाती है। अगर प्रॉब्लम है तो एमटीपी करा लो, नहीं है तो प्रेगनेंसीज कंटिन्यू रखो। क्लियर हो गई बात? आगे आ जाओ। अब एक बात लिखी हुई है कि एमटीपी हम जनरल किस किस तरीके से और कब कब करा सकते हैं। तो देखो सुनो, शुरू के 7 हफ्ते तक हम पिल्स के द्वारा, गोलियों के द्वारा एमटीपी करा सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? कैसे? हमारे पास 7 वीक तक पिल्स हैं जिनमें हमारे पास 2 केमिकल होते हैं, मेफेप्रिस्टोन एंड मेसोप्रोस्टोल। इसकी 1 गोली आती है, इसकी 4 गोली आती है। मेफेप्रिस्टोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन का लेवल, जो हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल है, उसको तुरंत डाउन कर देगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन डाउन होता है, तो प्रोजेस्टेरोन के डाउन होते ही क्या होगा? एंडोमेट्रियम की, जो यूट्रस की सबसे अंदर वाली लाइन है एंडोमेट्रियम, वो टूट जाएगी। क्लियर हो गई बात? वो टूट करके फिर वो बाहर निकलेगी। बाहर निकलेगी तो बाहर निकलने के लिए रास्ता चाहिए। दूसरा वाला मेसोप्रोस्टोल क्या करता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है और सर्विक्स को डायरेक्ट खोल देता है, और वो हमारा जो फीटस जो डेवलप हुआ था ब्लास्टोसिस्ट के साथ, जो इम्प्लांट हो गया था, उस इम्प्लांट यूट्रस को विद एंडोमेट्रियम, उस इम्प्लांट ब्लास्टोसिस्ट को विद एंडोमेट्रियम उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो 7 हफ्ते तक तो ये दोनों केमिकल की पिल्स जो है वो काम कर देंगी। 7 हफ्ते के बाद 12 हफ्ते तक हम इसको सेफ करा सकते हैं। ये सेफ पीरियड है कि 12 हफ्ते तक जाए और हम इसको सेफली करा ले इजी वे में। क्लियर होगी बात? अब कहेंगे सर 12 हफ्ते भी निकल गए, 7 हफ्ते भी निकल गए, 12 भी निकल गए, हमने कराना था एमनियोसेंटेसिस, तो 15 से 20 हफ्ते पर पहुंच जाएंगे हम। सिंपल सी बात है। एमनियोसेंटेसिस कराया हमें हो गया 20 हफ्ते, 21 हफ्ते, तो करा लो। 24 हफ्ते तक लीगल है, 24 हफ्ते तक आप एमटीपी परफॉर्म करा सकते हैं लीगल वे में। एक्ट है 1971 का एमटीपी एक्ट, उस एक्ट के अंडर। बट इसमें स्पेशल परमिशन विद डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन आपको देनी पड़ेगी। क्लियर होगी बात? तो दैट इज द थिंग। ये 1971 का एक्टिविटी, इसके एक्ट के थ्रू 24 हफ्ते तक इसको करा सकते हैं। तो दैट इज एमटीपी विद एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। क्लियर है बात? टॉपिक क्लियर है? अगर कोई बात बेटे इसमें समझ में ना आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, उसको जरूर सॉर्ट आउट किया जाएगा। बाकी आपको करना क्या है? बाकी आपको करना है कि क्या, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। इस चैप्टर का जो अगला लेक्चर आएगा वो हमारा आएगा एसटीडीज के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू।